नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कैबिनेट बैठक में विकसित भारत 2047 के विजन पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल की आखिरी बैठक में अगले 5 साल की योजनाओं पर भी मंथन हुआ। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने विकास भारत 2047 के विजन पर चर्चा की, साथ ही अगले 5 सालों के कामों पर भी मंथन किया। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की आखिरी बैठक थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक एक दिवसीय बैठक के दौरान मई में नई सरकार के गठन के बाद उठाए जाने वाले तत्काल कदमों के लिए 100 दिन के एजेंडे पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का रोड मैप 2 साल से अधिक की गहन तैयारी का परिणाम है और इसे सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, उद्योग निकायों, नागरिक समाज, वैज्ञानिक के साथ परामर्श करके तैयार किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुझे अटल जी ने सौंपी थी यह सीट, बीजेपी मेरी मां। विदिशा से लोकसभा टिकट मिलने पर बोले शिवराज सिंह चौहान। जी हां दोस्तों, बीते दिन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 195 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश की 29 में से 24 सीटों पर पत्ते खोले गए। राज्य में सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर हो रही थी कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। लिस्ट आई तो पता चला कि शिवराज सिंह विदिशा से चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब शिवराज की प्रतिक्रिया भी आ गई है। दरअसल दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि ये सीट मुझे अटल जी ने सौंपी थी, मेरे बाद सुषमा जी ने जिम्मेदारी ली, अब 20 साल बाद फिर मुझे अवसर मिला है। बीजेपी मेरी मां है, जिसने मुझे सब कुछ दिया है। विदिशा से मेरा भावनात्मक लगाव है। मैं पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित भाई और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस बार फिर विदिशा से सेवा का अवसर दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। किसान 6 मार्च को दिल्ली जाएंगे, 10 को ट्रेन रोकेंगे। पंघेर बोले देश भर से किसान आएंगे, पंजाब वाले शंभू खनौरी बॉर्डर पर ही बैठेंगे। जी हां दोस्तों, पंजाब हरियाणा के शंभू खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान 6 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे। 10 मार्च को दोपहर 12 से 4 बजे तक देश भर में ट्रेनें भी रोकी जाएंगी। ये ऐलान किसान नेता सरवण सिंह पंघेर ने रविवार को बठिंडा में शुभकरण सिंह की अंतिम अरदास के दौरान मंच से किया। पंघेर ने कहा कि हरियाणा पंजाब के किसान खनौरी शंभू बॉर्डर पर ही आंदोलन चलाएंगे, जबकि देश के बाकी हिस्सों से किसान उस दिन दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पीएम मोदी ने बीजेपी को पार्टी फंड में 2000 रुपए दान दिया। लोकसभा चुनाव से पहले सभी से चंदा देने की अपील की। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को पार्टी फंड के रूप में 2000 रुपए का दान दिया और सभी से योगदान देने की अपील की है। दोस्तों, एक्स का सहारा लेते हुए पीएम मोदी ने नागरिकों से नमो ऐप के जरिए राष्ट्र निर्माण के लिए दान अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। पीएम मोदी ने पार्टी को दिए गए अपने दान की रसीद के साथ ट्वीट किया कि मुझे @भाजपा फॉर इंडिया में योगदान देने और विकसित भारत के निर्माण के हमारे प्रयासों को मजबूत करने में खुशी हो रही है। मैं सभी से नमो ऐप के जरिए #डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग का हिस्सा बनने की भी अपील करता हूं। भाजपा के चंदा अभियान की शुरुआत 1 मार्च को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी, जिन्होंने पार्टी को 1000 रुपए का दान दिया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पीएम अगले 10 दिनों में 12 राज्यों का दौरा करेंगे, 29 प्रोग्राम में शामिल होंगे। कल तेलंगाना, तमिलनाडु में कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी अगले 10 दिनों में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वे 29 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। न्यूज एजेंसी ANI ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री मोदी अगले 10 दिनों में तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली का दौरा करेंगे। पीएम मोदी सोमवार को तेलंगाना के आदिलाबाद में भी कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। इसके बाद वो तमिलनाडु के कलपक्कम में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी का दौरा करेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान से ज्यादा बेरोजगारी। नोटबंदी, जीएसटी से छोटे धंधे खत्म हुए। बीजेपी सरकार ने अरबपतियों के करोड़ों के कर्ज माफ कर दिए। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा है कि आज देश में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यह पाकिस्तान की तुलना में दुगनी है। हमारे पास बांग्लादेश, भूटान से भी अधिक बेरोजगार युवा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी और जीएसटी लागू करके छोटे व्यवसायों को खत्म कर दिया है। राहुल ने यह बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान रविवार को ग्वालियर में कही। उन्होंने कहा कि अंबानी के यहाँ बेटे की शादी हो रही है, वहां दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, यहाँ आप लोग भूखे मर रहे हैं। इससे पहले राहुल ने ग्वालियर के देवास गार्डन में अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों से संवाद किया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड, बुरे फंसे अतीक अहमद के बेटे अली उमर, बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है पुलिस। जी हां दोस्तों, पूर्वांचल के कुख्यात माफिया अतीक अहमद के साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने के बाद यूपी सरकार उसे जड़ से खत्म करने की ओर अग्रसर है। ताजा घटनाक्रम में यूपी पुलिस ने माफिया के दोनों बेटों अली और उमर अहमद को उमेश पाल हत्याकांड में अभियुक्त बनाया है। पुलिस ने विवेचना के दौरान मिले सबूत और पूछताछ के आधार पर दोनों को अभियुक्त बनाते हुए वारंट भी भेजा है। इस वक्त उमर लखनऊ जेल और अली नैनो सेंट्रल जेल में बंद है। उमेश पाल हत्याकांड की शुरुआती जांच में अली और उमर का नाम सामने आया था। उन्हें इस हत्याकांड का साजिशकर्ता बताया गया था, लेकिन उक्त सबूतों के अभाव में पुलिस उन्हें अभियुक्त नहीं बना पाई थी। लेकिन इस मामले की विस्तृत विवेचना और अली उमर से पूछताछ के बाद पुलिस को पर्याप्त सबूत मिल गए हैं। इससे साबित हो गया है कि दोनों ने जेल में बैठकर इस हत्याकांड की साजिश रची थी। जेल में ही शूटरों से मुलाकात भी की गई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, देश बर्बाद करने पर लगे हैं नरेंद्र मोदी, झूठों के सरदार की फेल हुई सभी गारंटी, पटना से कांग्रेस चीफ का प्रहार। जी हां दोस्तों, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आरजेडी की ओर से जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के नेता सीताराम येचुरी और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अब पीएम मोदी बीजेपी की गारंटी नहीं बोलते हैं, अपनी सरकार की गारंटी नहीं बोलते हैं, अब वो बोलते हैं मोदी की गारंटी, लेकिन उनकी सभी गारंटी फेल हुई है, यानी कि मोदी जी झूठों के सरदार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि 2014 में उन्होंने कहा था कि इस देश के युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। क्या उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने यह भी कहा कि सभी के लिए पक्का घर बनाया जाएगा। अब मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, क्या उन्होंने ऐसा किया? उनकी और उनकी पार्टी की गारंटी केवल इस देश के लोगों को धोखा देने की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, शहबाज शरीफ दूसरी बार बने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पहली ही स्पीच में जुबान फिसली, खुद को पीएम की जगह विपक्ष का नेता बता दिया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ देश के 24वें प्रधानमंत्री बन गए। उन्हें नेशनल असेंबली में 201 सांसदों का साथ मिला। पाकिस्तानी मीडिया द डॉन के मुताबिक पीटीआई समर्थक उम्मीदवार उमर अयूब के लिए 92 सांसदों ने वोट किया। नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक ने नतीजों की घोषणा की। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद शहबाज शरीफ ने नवाज और सभी सहयोगियों को उन पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद कहा। हालांकि 1 घंटे के 24 मिनट के भाषण की शुरुआत में ही शहबाज की जबान फिसल गई। उन्होंने खुद को पीएम की जगह विपक्ष का नेता बता दिया। भाषण के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि इजराइल लगातार गाजा में बमबारी कर रहा है, वहीं कश्मीर में लोगों की हत्या हो रही है, फिलिस्तीनियों और कश्मीरियों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप्पी साधे हुए है। हम सबको साथ मिलकर कश्मीर और फिलिस्तीन की आजादी के लिए संसद में एक प्रस्ताव पास करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गाजा में नरसंहार, भूख से बिलखते मासूमों महिलाओं समेत 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। जी हां दोस्तों, गाजा शहर में राहत सामग्री का इंतजार कर रही फिलिस्तीनी भीड़ पर गुरुवार इजरायली सैनिकों के हमले में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। यह घटना तब घटी जब भूखे फिलिस्तीनी लोग खाना लेकर पहुंचे ट्रकों के आसपास इकट्ठा हुए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस घटना में 112 लोग मारे गए और 760 से अधिक घायल हो गए। यह गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे घातक घटनाओं में से एक है। इसके साथ ही करीब 5 महीने पहले शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध में मरने वाले लोगों की संख्या 30,000 से ज्यादा हो गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, दमन दीव कांग्रेस चीफ बोले प्रियंका यहां से चुनाव लड़ सकती है, हाईकमान ने डेटा जुटाने को कहा। प्रियंका की रायबरेली से भी उम्मीदवारी के हैं कयास। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आगामी लोकसभा चुनाव दमन और दीव से लड़ सकती है। केंद्र शासित प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल ने रविवार को इसकी जानकारी दी। केतन ने कहा कि प्रियंका गांधी यहां से संभावित उम्मीदवार हो सकती है, क्योंकि पार्टी आलाकमान ने उन्हें इसके लिए डेटा इकट्ठा करने के लिए कहा है। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। केतन ने बताया कि प्रियंका के आने से पूरा दक्षिण गुजरात, जो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है, और सौराष्ट्र, जो दीव से सटा हुआ है, उसे यहां फायदा होगा। पार्टी जो डेटा कलेक्ट कर रही है उसमें जमीनी हकीकत जैसे बिंदु शामिल हैं। इस दौरान मतदाताओं की पसंद और उम्मीदवारों के पिछले प्रदर्शन को भी देखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, WTC टेबल में बड़ा उलटफेर, इंग्लैंड के खिलाफ जीत की हैट्रिक का फायदा, टीम इंडिया बनी नंबर 1। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में लगातार 3 जीत के साथ ही अजय बढ़त बना ली है। हैदराबाद में पहला टेस्ट मैच हारने के बाद टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाई। इस धमाकेदार खेल का फायदा टीम को ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में मिला। भारत ने न्यूजीलैंड की टीम को हटाकर पहला स्थान हासिल कर लिया है। 2 बार का फाइनलिस्ट भारत रविवार को जारी नवीनतम रैंकिंग में विश्व टेस्ट
चैंपियनशिप यानी कि WTC की तालिका में न्यूजीलैंड की जगह शीर्ष पर काबिज हो गया है। रांची में चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से भारत ने अजय बढ़त हासिल करने के बाद भारत 64.28% अंकों के साथ न्यूजीलैंड को शीर्ष से हटाने में सफल रहा है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। आसनसोल से भाजपा कैंडिडेट पवन सिंह पीछे हटे, भोजपुरी सिंगर बोले चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, टिकट कटने के बाद हर्षवर्धन का राजनीति से संन्यास। जी हां दोस्तों, भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने रविवार को पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। इस बीच पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने उन्हें दिल्ली बुलाया। भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को 195 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। इसमें पवन सिंह को हिंदी भाषी आसनसोल सीट से प्रत्याशी बनाया गया था। कभी भाजपा में रहे शत्रुघ्न सिन्हा फिलहाल यहां से TMC के सांसद हैं। सिन्हा से पहले सिंगर बाबुल सुप्रीमो यहां से भाजपा के 2 बार सांसद रह चुके हैं। पवन सिंह के चुनाव लड़ने से इनकार के बाद ममता बनर्जी के भतीजे और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि खेला होने से पहले ही खेला हो गया। ये भाजपा का पहला सेल्फ गोल है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी पर पर्सनल अटैक, बेटे तेजस्वी की तारीफ, इंडिया की रैली में भारी भीड़ जुटाकर क्या संदेश दे गए लालू यादव। जी हां दोस्तों, इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों ने पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली के जरिए लोकसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन किया। महारैली का आयोजन राजद द्वारा किया गया था, जिसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव सहित इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेता शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, CPI महासचिव D राजा, CPIM महासचिव सीताराम येचुरी ने महारैली में आए लोगों को संबोधित किया। राजद का दावा है कि महागठबंधन की जन विश्वास महारैली में पहुंचने के लिए 15 लाख की भीड़ ने पटना कूच किया है। वहीं दोस्तों RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जन विश्वास महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भोजपुरी गाने लागल झुलनिया के धक्का बलम कलकत्ता निकर गए के जरिए अपने पुराने साथी नीतीश कुमार पर तंज कसा। लालू ने नीतीश का नाम लिए बिना कहा कि अब दोबारा यहां आने की हिम्मत करेंगे तो बढ़िया धक्का मिलेगा। राजद सुप्रीमो ने कहा कि 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन से NDA में गए थे तो हमने उनको गालियां नहीं दी, हम बोले थे कि वह पलटू राम है। इसके बाद हम उनको फिर महागठबंधन में दोबारा लिए, हमसे गलती हुई, मैंने और तेजस्वी ने गलती की, लेकिन अब नहीं करेंगे। वहीं दोस्तों पटना की जन विश्वास महारैली में लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उनके धर्म को लेकर बड़ा बयान दे दिया। लालू ने कहा कि ये मोदी क्या है, मोदी कोई चीज है, नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी हिंदू नहीं है। उनकी माता का जब देहावसान हो गया तो हमारे यहाँ परंपरा है कि बेटा दाढ़ी बाल बनवाता है। मोदी बताए उन्होंने क्यों नहीं छिलवाया। देश भर में नफरत फैलाने का काम कर रहे हो, राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो, बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही इतने दिन से भगवान बने हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में ओला ड्राइवर ने पैसेंजर को थप्पड़ मारा, राइड कैंसिल करने एक्स्ट्रा पेमेंट का दबाव बनाया, दूसरे ड्राइवर ने आकर बचाया। जी हां दोस्तों, दिल्ली में एक ओला कैब ड्राइवर का पैसेंजर के साथ बदतमीजी का मामला सामने आया है। ड्राइवर ने पैसेंजर को उसके बेटे के सामने थप्पड़ मारा और फिर सवारी का बैग देने से मना कर दिया। इस पूरी घटना की जानकारी पीड़ित किरण वर्मा ने सोशल मीडिया पर दी है। किरण वर्मा सिंपली ब्लड के संस्थापक है। उन्होंने बताया कि घटना पिछले महीने की है, जब वह एक परिचित को लेने एयरपोर्ट जा रहे थे। उन्होंने बताया कि पिछले महीने एयरपोर्ट जाने के लिए मैंने एक ओला कैब बुक की, साथ में मेरा 6 साल का बेटा भी था। बाद में जब कैब आई तो ड्राइवर ने मुझसे राइड कैंसिल करने और कैश पेमेंट करने के लिए कहा। मैंने इनकार कर दिया, जिसके बाद ड्राइवर ने नाराज होते हुए राइड शुरू की। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू में लैंडस्लाइड, महिला और 3 बच्चों की मौत। यूपी में आंधी बरसात में 3 की जान गई। हरियाणा, पंजाब और MP में ओले गिरे। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण जगह जगह लैंडस्लाइड और एवलांच की घटनाएं हो रही है। जम्मू के रियासी में एक कच्चा मकान लैंडस्लाइड के कारण ढह गया। इसमें एक महिला और 3 बच्चों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे रविवार को लगातार दूसरे दिन बंद रहा। रामबन जिले के ढालवास इलाके में लैंडस्लाइड के कारण सड़क पर मलबा जमा हुआ है। मुगल रोड पर शनिवार को एवलांच हुआ। यहां फंसे 60 ट्रैक्टरों का मैकेनिकल विभाग ने रेस्क्यू किया। वहीं दोस्तों मैदानी इलाकों में आंधी बारिश और वज्रपात का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में शनिवार को बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। झांसी में देर शाम ओले गिरे। राज्य के 50 जिलों में बारिश और गरज के साथ आंधी बारिश का अलर्ट है। पंजाब और हरियाणा में भी कल पूरे दिन बारिश और ओलावृष्टि हुई। हरियाणा के 46 शहरों में आज भी बारिश और ओले का अलर्ट है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने की
संभावना जताई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप ने 3 और राज्यों में निक्की हेली को पछाड़ा। मिसौरी में पूर्व राष्ट्रपति को 100% वोट, 5 राज्यों में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी जीती। जी हां दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी में उम्मीदवारी के इलेक्शन हो रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को मिशिगन, मिसौरी और इडाहो राज्य से रिपब्लिकन कॉकस में जीत हासिल की है। CNN के मुताबिक ट्रंप ने साउथ कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली को हराया। आयोवा, न्यू हैम्पशायर, नेवाडा, साउथ कैरोलिना समेत 8 राज्यों में जीत के बाद ट्रंप अपनी पार्टी से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए दावेदारी मजबूत कर चुके हैं। वहीं दोस्तों अमेरिकी राज्य मिशिगन में रिपब्लिकन पार्टी ने प्राइमरी और कॉकस को मिलाकर एक हाइब्रिड सिस्टम तैयार किया, जिसमें ट्रंप को राज्य के सभी 13 शहरों में जीत मिली। करीब 98% वोट ट्रंप के पक्ष में गए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब फ्लिपकार्ट से भी पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। कंपनी ने UPI सर्विस लॉन्च की। फ्लिपकार्ट पर पहले ऑर्डर पर 25 रुपए का डिस्काउंट। जी हां दोस्तों, ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट ने अपनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI सर्विस शुरू कर दी है। यूजर्स इसके लिए QR कोड की मदद से पेमेंट कर सकेंगे, बिजली का बिल भर सकेंगे और मोबाइल रिचार्ज जैसी डिजिटल सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकेंगे। कंपनी ने इसके जरिए पहले ऑर्डर पर 25 रुपए का डिस्काउंट भी दिया है। कंपनी ने इसके लिए एक्सिस बैंक से पार्टनरशिप की है। इस बात की जानकारी कंपनी के चीफ कॉर्पोरेट अफेयर ऑफिसर रजनीश कुमार ने दी है। रजनीश कुमार के मुताबिक कंपनी का अपना UPI उसके 50 करोड़ रजिस्टर्ड ग्राहक और 14 लाख सेलर्स को सीधा लाभ पहुंचाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ओलावृष्टि के जख्म पर लगेगी मुआवजे की मरहम। सांसद की चिट्ठी के बाद जिला प्रशासन हुआ मुस्तैद। जी हां दोस्तों, बुंदेलखंड में बारिश का कहर किसानों पर बरपा है। आफत की बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। खेत में लगी रबी की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। किसान असमंजस की स्थिति में है और मुआवजा ही उन्हें अंतिम रास्ता दिख रहा है। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने जगह जगह प्रदर्शन भी किए। किसानों ने जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की है। किसानों की मांग को देखते हुए झांसी ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा ने DM को चिट्ठी लिखी। सांसद अनुराग शर्मा ने चिट्ठी में लिखा है कि ओलावृष्टि से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। इनके नुकसान को देखते हुए किसानों को जल्द मुआवजा देना चाहिए। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। तहसील स्तर पर टीम गठित कर सर्वे का काम शुरू किया गया। 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट तैयार करके मुआवजा वितरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोच समझकर बोले मंत्री, राज्यसभा MP भी चुनाव लड़े तो अच्छा। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज। जी हां दोस्तों, PM मोदी ने रविवार को राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुर इलाके में स्थित सुषमा स्वराज भवन में अपनी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों के साथ 11.5 घंटे की मैराथन बैठक की। यह बैठक सुबह 10 बजे शुरू होकर रात 9:30 बजे तक चली। उन्होंने इस बैठक में मंत्रियों को विवादित बयानबाजी से बचने और ज्यादा बोलने से परहेज करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जब भी बोले सोच समझकर बोले। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को डीप फेक से सतर्क रहने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि बोलना है तो सरकार की योजनाओं पर बोले, विवादित बयानों से बचे। PM मोदी ने बैठक के दौरान कहा कि मैंने अपनी कैबिनेट में शामिल राज्यसभा सांसदों को आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीजेपी द्वारा जारी 195 लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 7 ऐसे नाम हैं जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और मोदी सरकार में मंत्री पद का निर्वहन कर रहे हैं। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की गुना, मनसुख मांडविया गुजरात की पोरबंदर, भूपेंद्र यादव राजस्थान की अलवर, राजीव चंद्रशेखर केरल की तिरुवनंतपुरम, सर्बानंद सोनेवाल असम की डिब्रूगढ़, परसोत्तम रूपला गुजरात की राजकोट और V मुरलीधरन केरल की कट्टीगल सीट से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की आर्थिक राजधानी कौन से शहर को कहा जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हो शहर का नाम जिसको कि भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता है तो जल्दी से उस शहर का नाम कर उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।